समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रीचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं? इस डरावनी सी दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। ये अपने सर पर एक टॉर्च सी लेकर घूमती है, जिसकी मदद से शिकार को मुंह में खींचा जाता है। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की संख्या में मछलियां एक साथ डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच जाकर ये अपना फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, मानो एक सांप की तरह। ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ नापी गई बाद में। इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र से आई ये एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर यह समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से ओरफिश का दिखना एक डिजास्टर का संकेत है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश की डेड बॉडीज जापानीज कोस्ट पर पाई गई थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठने लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई सारी जगहों पर दुनिया में डेड बॉडीज पाई गई हैं ओरफिश की समुद्र के तट पर। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश को एक ही बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मेक्सिको में दिखाई दी। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ओरफिशेस को देखना बहुत रेयर चीज होती थी। ये सिर्फ साल 2001 में ही पहली बार था कि एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग करी गई हो। लेकिन बात यहां सिर्फ ओरफिश की ही नहीं है। गहरे समुद्र में बहुत सारे ऐसे डीप सी क्रीचर्स अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाइंट फैंटम जेलीफिश, ये कमाल का जीव जिसके टेंटिकल्स रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। यह आमतौर पर समुद्र के अंदर 1 से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटनाएं हुई। रशिया में मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे कि यह तो एलियन है। ये एक स्मूथ लंप फिश थी, जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से करीब 2000 मीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई। ये डरावनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समुद्री शैतान है। ये दोनों प्रकार की मछलियां फिर से डीप सी क्रीचर्स हैं, जिन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया है। जाहिर सी बात है, यहां पर सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है? ये डीप सी क्रीचर्स जिनकी खबर इंसानों को हजारों सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अपनी नई लाइव वर्कशॉप के बारे में, द AI मास्टर क्लास। 2.5 घंटे की ऑनलाइन मास्टर क्लास, जिसमें मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 20 अलग अलग AI टूल्स इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। चैट GPT, डीप सीक, मिड जर्नी, लियोनार्डो AI, ड्रीम स्टूडियो, रनवे ML, कई सारे नए चाइनीज AI जो आए हैं, जिनके नाम शायद आप जानते भी ना हो, जैसे कि हाइलू AI, क्लिंग AI। यहां पर आपको इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, यहां तक कि वेबसाइट जनरेशन भी करना सिखाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स के जरिए। ये एक बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को AI में अपस्किल करने के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। लेकिन क्योंकि ये एक लाइव वर्कशॉप है, तो जितने लोग इसे अटेंड कर सकते हैं वो लिमिटेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको जल्दी एक्शन लेना होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। वर्कशॉप का एग्जैक्ट डेट और टाइम भी इसी लिंक में बताया गया है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पूरी धरती का करीब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाया जाता है वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है।
बाकी का 95% हिस्सा, खासकर डीप सी, अभी भी अनजान है। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे पास मार्स प्लेनेट के ज्यादा बेटर मैप्स मौजूद हैं समुद्री तल से अगर कंपेयर करो तो। और 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हो तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की इकलौती लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीन्स समुद्री फूड चेन का आधार है। और इसके अलावा इसी जोन में ज्यादातर वो चीजें रहती हैं जिसको हम समुद्र से एसोसिएट करते हैं, वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है। और थोड़ा और नीचे हम जाएं, 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे ज्यादा नीचे देख पाना समुद्र के अंदर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की डेप्थ पर ही दूसरी जोन शुरू हो जाती है, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, सनलाइट में हर तरह के कलर्स होते हैं, पूरा कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ। पानी जो है वो लंबी वेवलेंथ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रेड सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन और आखिर में ब्लू और वायलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर की लाइट पहुंच पाती है, बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और इसी जोन में अजीबोगरीब जानवर भी मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड। एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये स्क्विड हमें रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि हम इसे ऊपर की डेप्थ्स पर देख रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम की लाइट में देख रहे हैं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में जहां ये रहता है वहां इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई रेड कलर नहीं है। इसका खुद का कलर अपनी इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी ब्लडी बेली कोम्ब जेली। एक बार फिर से ये फ्लूरोसेंट रेड कलर दिख रहा है। गहरे समुद्र में ज्यादातर जानवर लाल रंग नहीं देख सकते, तो अपने आप को छुपाए रखने के लिए इनका लाल कलर होता है। जब ये जेलीफिश मूव करती है तो इसके शरीर के ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स फ्लिकर करती हैं। ऐसा लगता है जैसे 8 रेनबोज की रोज पानी में मूव कर रही है। अब एक सवाल आपके मन में आए, जब समुद्र के अंदर कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही तो ये लाइट्स फ्लिकर कैसे कर रही हैं? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इसमें 2 खास केमिकल्स काम करते हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस। जब ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हीट की बजाय लाइट के रूप में निकलती है। ये डीप सी क्रीचर्स इस रोशनी का उपयोग करते हैं या तो अपने आप को छिपाने के लिए, या दूसरे जीवों को आकर्षित करने के लिए, या फिर कुछ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि ये वाला बेहद सुंदर जीव देखिए, देखकर लगता है जैसे कि कोई जल परी हो। इसका नाम भी सी एंजल है। ये एक इंसान की उंगली से भी छोटी होती है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता है। ये एकदम अंधी होती है, लेकिन इस सी एंजल को डेविल बनने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ये एकदम से अपना टेंटिकल निकालकर एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना असंभव होता है। और जैसे ही इसका पेट भरता है ये ग्लो करना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की गहराई पर रहती है बैरल आई फिश, एक और बहुत ही अद्भुत मछली। इसका सर ट्रांसपेरेंट और डोम जैसा होता है। ध्यान से देखो इसे, दुनिया में ऐसी कोई और फिश नहीं है जो थोड़ी बहुत भी इसकी तरह दिखती हो। इसको देखकर लगेगा कि इसकी आंखें नाक के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो होंगी, लेकिन असली में ये ग्रीन बल्ब्स इसकी आंखें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो आंखें हैं ये सिर्फ ऊपर ही देख सकती हैं, तो जो भी ये खाना खाती है उस खाने को कैसे देखती होगी मछली? साइंटिस्ट की थ्योरी है कि किसी तरीके से अपनी आईज को रोटेट कर सकती होगी। सही मायनों में ये चीज किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगती है, एक ट्रांसपेरेंट डोम वाली लिविंग सबमरीन जिसमें 360 डिग्री रोटेटिंग पेरिस्कोप लगा। समुद्र में थोड़ा आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये खौफनाक जायंट स्क्विड। स्क्विड्स 13 मीटर लंबे होते हैं, यानी कि एक 2 मंजिला घर के बराबर। इनकी आंखें 25-30 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी आंखें। दुनिया के किसी भी जानवर में ये सबसे बड़ी आंखें हैं और ये अंधेरे पानी में अपने शिकार को ढूंढने के लिए अडेप्ट हुई हैं।
चलिए आगे चलते हैं और गहराई में। 1000 मीटर क्रॉस करके ट्वाइलाइट जोन खत्म हो जाती है और मिडनाइट जोन शुरू होती है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। यहाँ जो जानवर रहते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं जो ट्वाइलाइट जोन और मिडनाइट जोन के बीच में घूमते रहते हैं, जैसे कि डीप सी एंगलर फिशेस, जिसमें ब्लैक सी डेविल भी शामिल है। सबसे पहली बार एक एंगलर फिश को फाइंडिंग नीमो फिल्म ने पॉपुलराइज किया था, अगर आपको याद हो ये एनिमेशन। इन मछलियों के सिर पर एक फिशिंग पोल होता है जिसमें चमकदार बल्ब लगा होता है। ये इस बल्ब का इस्तेमाल करती हैं अंधेरे पानी में शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यही चीज को फिल्म में भी दिखाया गया था, लेकिन जिस चीज को फिल्म में नहीं दिखाया गया था और जो बहुत ही वियर्ड बात है एंगलर फिश के बारे में, वो है इसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इन मछलियों के मेल्स फीमेल से 10 गुना छोटे होते हैं और उनका जिंदगी का एकमात्र काम होता है रिप्रोड्यूस करना। जब वो किसी फीमेल को ढूंढ लेते हैं तो उसके शरीर के साथ जाकर मिल जाते हैं, और मिलने का मतलब यहां पर एक्चुअली में मर्ज करना है। एक ही ब्लड साथ में शेयर करने लग जाते हैं और एक तरीके से वो फीमेल के किसी ऑर्गन की तरह बन जाते हैं। फीमेल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स भी कलेक्ट करती है। एक फीमेल के शरीर पर 6 से 8 मेल्स अटैच्ड होते हैं। ये सब सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि जैसी चीजें जमीन के ऊपर होती हैं, पानी के अंदर डीप सी में अलग ही कहानी चलती है। इसी तरह से है ये वैम्पायर स्क्विड। ये इकलौती स्पीशीज जिंदा है अपने ऑर्डर की। बाकी सब जो इसके रिलेटिव्स थे वो 200 मिलियन साल पहले ही मर चुके हैं, फॉसिल बन चुके हैं। इसके 8 पैर एक दूसरे से क्लोक लाइक वेबिंग से जुड़े होते हैं। जब ये फैलाए जाते हैं तो देखने में वैम्पायर का केप लगता है। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने अज्यूम किया था कि वैम्पायर स्क्विड एक खतरनाक शिकारी होगा, लेकिन असलियत में ये कोई ब्लड सकर नहीं है, बल्कि ये पूप खाता है। तो वैम्पायर स्क्विड नाम बहुत कूल है, लेकिन इसके बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। आइए और नीचे चलते हैं गहराइयों में। 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर रहता है एक फार्मर जो अपना खाना खुद उगाता है। ये है एक येटी क्रैब। ये वाला येटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इसका निक नेम येटी इसलिए क्योंकि इसके आर्म्स पर जो कवर करने वाला फर है वो येटी की याद दिलाता है। लेकिन असलियत में हिमालयाज में रहने वाला जो येटी है उसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो उसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। लेकिन येटी क्रैब अपने आप में अंधा है। ये जो फर है इसका, वास्तव में ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है। ये अपने बालों वाले आर्म्स पर बैक्टीरिया की फार्मिंग करता है और फिर उन बैक्टीरिया को खाता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात करी जा रही है जो इस पर ग्रो होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। और नीचे जाए तो 4000 मीटर की डेप्थ पर मिडनाइट जोन खत्म हो जाती है और एबिसल जोन शुरू होती है। ये करीब 6000 मीटर तक चलती है और ये वाली जोन अभी भी काफी अनजान है। यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। टाइटैनिक जहाज का मलबा इसी जोन में लगभग 3810 मीटर्स की डेप्थ पर मौजूद है। कुछ जानवर जरूर हैं जिनकी खोज की गई है जो इस डेप्थ पर रहते हैं, जैसे कि ये डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम इसके बड़े बड़े कानों जैसे फिन्स की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये डिज्नी के उड़ने वाले हाथी डम्बो की याद दिलाते हैं। ये किसी भी पॉइंट पर ऊपर के पानी में माइग्रेट नहीं करते और अपना पूरा जीवन गहरे समुद्र में ही बिताते हैं। ये डम्बो ऑक्टोपसिस शायद से डीप सी के सबसे क्यूट दिखने वाले जानवर है। ये ग्रेसफुली और धीरे धीरे सरक सरक कर तैरते हैं, जिससे इन्हें डीप सी बैलरीनास जैसे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अब ज्यादातर समुद्र का जो फ्लोर है वो 6000 मीटर की डेप्थ पर ही मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जिन जगहों पर ऐसा होता है वहां पर 6000 से 11000 मीटर की डेप्थ को हम हेडल जोन करके बुलाते हैं। ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है और अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में बात किसी और वीडियो में कर सकते हैं। अभी मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर ये डीप सी क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। नेवी में काम करने वाले कुछ सोनार ऑपरेटर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की खोज करी। उन्होंने देखा कि रात में पूरा का पूरा सी फ्लोर सैकड़ों मीटर ऊपर उठता दिखाई देता है। ये अपने सोनार का इस्तेमाल कर रहे थे। असलियत में कोई सी फ्लोर ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में मछलियां, स्क्विड्स और प्लैंकटन समुद्र में ऊपर की ओर तैर रहे थे। इस अनोखी घटना को अब हम डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। इस समुद्र के छिपे हुए हाईवेज का पहला सुराग, जहां करोड़ों अरबों समुद्री जीव रोज आते जाते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर वो हिस्सा है समुद्र का जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, और ये साउंड को इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ही हाई डेंसिटी में यहाँ पर समुद्री जीव मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने पाया है कि हर रोज छोटे छोटे जू प्लैंकटन से लेकर मीडियम साइज्ड मछलियों तक करोड़ों अरबों जीव समुद्र की सतह तक आते हैं और फिर वापस गहराइयों में चले जाते हैं। इसे धरती की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है, और हैरानी की बात यह है कि ये चीज सदियों से इंसानों की नजरों से छिपकर हो रही थी। इमेजिन करके देखो, अरबों जानवर जिनका वजन पूरी मानवता से 25 गुना ज्यादा है,
रोज एक साथ ऊपर नीचे होते हैं। इस ऊपर नीचे की माइग्रेशन को हमने नाम दिया है डीएल वर्टिकल माइग्रेशन, डीवीएम का। और ये माइग्रेशन ऐसी चीज है जो हर रोज होती है, हर रात को होती है। ये ग्राफ देख सकते हैं आप इस माइग्रेशन का। जब भी सूरज निकला हुआ है, ये जो येलो येलो पार्ट है ये समुद्र में 400 मीटर की डेप्थ पर है, लेकिन रात में ये येलो येलो वाला पार्ट ऊपर आकर सरफेस पर पहुंच जाता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ एक जगह हो रही हो, ये हर जगह देखने को मिल रही है, पैसिफिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन तक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लेकर सदर्न ओशन तक। लेकिन सवाल ये कि ऐसी मुश्किल यात्रा इन सारे जीवों के द्वारा रोज रात को क्यों की जाती है? इसका जवाब है टू ईट विदाउट बीइंग ईटन। सिंपल शब्दों में कहा जाए, खाने के लिए की जाती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सरफेस की लेयर्स पर होता है, फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस की लेयर्स पर पाए जाते हैं। यही फाइटोप्लैंक्टन कई सारी छोटी छोटी मछलियों और जू प्लैंक्टन का खाना है। अब आप कहोगे कि अगर ये खाना है तो सुबह आकर इस खाने को क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि सुबह की रोशनी में खुद खाए जाने का खतरा है। बाकी सारे जो शिकारी घूम रहे हैं, शार्क्स, वेल्स, डॉल्फिन्स जैसे जानवर, वो खा सकते हैं। इसलिए ये छोटी मछलियां और डीप सी क्रीचर्स रात में ही ऊपर आते हैं, अंधेरे में अपना पेट भरते हैं और सुबह होने से पहले वापस समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत यह है कि पिछले कुछ सालों से कहानी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी ये माइग्रेशन डेली होने की जगह परमानेंट बनती जा रही है। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, गहरे समुद्र के ये जीव ठंडी जगहों की खोज में पोल्स की तरफ ऊपर जा रहे हैं। आप शायद ये जानते ही होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट पैदा हो रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम सबसे ज्यादा हमारा समुद्र कर रहा है। 90% जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे समुद्र सोख रहा है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे ये हीट पानी में और एब्जॉर्ब हो रही है, पानी गर्म बनता जा रहा है। लाखों सालों से जो टेम्परेचर स्टेबल रहे थे, वो पानी के अंदर अब बढ़ने लग रहे हैं। अब जो चीज यहाँ पर हो रही है वो ये कि सरफेस का पानी गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराइयों का पानी ठंडा ही है, उसी टेम्परेचर का ही है जो पहले था, क्योंकि वहां तक तो कोई धूप पहुंच नहीं पाती। और जो गर्म पानी होता है वो ज्यादा हल्का होता है ठंडे पानी से, कम डेंस होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर रहता है। और जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर रह रहा है। इन दोनों पानी के बीच में आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पा रही। इससे हो क्या रहा है, सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गहराइयों के पानी में नहीं मिल पा रही। डीप सी में एक्चुअली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन में थोड़ी सी कमी होने का मतलब भी है कि इनकी पॉपुलेशन एक बड़े स्केल पर डिक्लाइन करेगी और एक्सटिंक्शन का खतरा यहाँ पर बन जाता है। और ये जो डीप सी क्रीचर्स हैं, ये स्टेबल ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स में इवॉल्व किए हैं। ये ज्यादा ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये डीप सी से सरफेस वाटर पर आ रहे हैं। और ये चीज बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि ये इवॉल्व ही नहीं हुए सरफेस वाटर में रहने के लिए। दिन के समय में बड़ी ही आसानी से ये किसी शार्क या वेल का शिकार बन जाएंगे। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस सेंचुरी के आखिर तक एबिसल जोन का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और गहरे समुद्र के जीव सरफेस के जीवों के मुकाबले 4 से 11 गुना तेजी से माइग्रेट करेंगे। इन सभी बेहतरीन जानवरों का भविष्य अब खतरे में है और बहुत से ऐसे जीव हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। शॉकिंग चीज तो यहाँ ये है कि इनमें से बहुत से ऐसे जीव हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। हर साल नए एनिमल्स डिस्कवर किए जाते हैं डीप सी में। इंसानों की वजह से ऐसे जानवर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जो हमें आज तक मिले भी नहीं है। और बात यहाँ सिर्फ इन जीवों की नहीं है, हमारा खुद का जीवन भी गहरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये डीप सी बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन स्टोर करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली में पेड़ों का काम करते हैं। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और गहरे समुद्र में उसे अपने अंदर समा लेते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती है। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे सभी ओशंस की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। और क्लाइमेट चेंज तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक और बड़ा खतरा पहुंचता है इन डीप सी क्रीचर्स को इंसानों की वजह से। ये खतरा है डीप सी माइनिंग। इस स्केली फुट स्नेल को देखिए, इसके पैर लोहे के बने हैं। ये गहरे समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। ये एक बड़े दिल वाला बहुत छोटा जीव है। इसका दिल इसके शरीर की वॉल्यूम का 4% है, जो पूरे एनिमल किंगडम में इसको सबसे बड़े दिल वाला जीव बनाता है। अगर इंसानों में इतना बड़ा दिल होता तो हमारे सिर जितना बड़ा दिल होता। इस समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जाने कितने लाखों सालों से रह रहा है, लेकिन कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट इसको भी खत्म करने पर तुले हैं। ये स्नेल अभी तक 3 जगहों पर पाया गया है और उन तीनों जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नजर पड़ी हुई है। वो चाहते हैं इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी की माइनिंग करें। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी जाएं जो इतनी गहराइयों में जाकर खुदाई करेंगी समुद्र के नीचे, और ये जो सारा इकोसिस्टम है ये तबाह हो जाएगा।
यहां मैं सीधा कहूंगा, कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसे निकम्मे पॉलिटिशियंस हैं जो पूरी धरती के लिए एक बोझ बने हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस बार बार अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं ये कहकर कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है। I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. और दूसरी तरफ अपने क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी डीप सी माइनिंग जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर जानवरों का इस्तेमाल करना हो अपने पीआर के लिए तो ये जाकर अंबानी के प्राइवेट जू में खड़े हो जाएंगे, फोटोशूट करवाएंगे। लेकिन जहां असलियत में जानवरों को बचाने की बात आती है, असलियत में हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये चुपचाप पीछे से जंगलों को कटने देंगे, जानवरों को मरने देंगे। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, चाहे हसदेव का जंगल ले लो माइनिंग के लिए जिसे काटा जा रहा है, या फिर निकोबार का आइलैंड। अपने क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये डीप सी माइनिंग भी करने को तैयार है। मजाक नहीं कर रहा, इस आर्टिकल को देख लो। मोदी सरकार डीप सी माइनिंग की प्लानिंग कर रही है केरला के पास। केरला में कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। ये चीज ना सिर्फ जानवरों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बल्कि वहां रहने वाले लोकल लोगों के लिए भी तबाही होगी। इन क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों ने हमारी नदियों और हमारी मिट्टी को तो ऑलरेडी जहरीला बना दिया है, कम से कम डीप सी को तो रहने दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस साइंटिफिक एजुकेशनल टॉपिक में भी क्यों पॉलिटिक्स घुसा रहा हूं। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अभी तक समझे नहीं हो क्या आप? चाहे साइंस हो, इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से देश में मिडिल क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से बची कुछ इन्वायरमेंट भी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि ये अपने मित्रों की सोचते हैं, आपकी नहीं। डीप सी माइनिंग एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आज तक दुनिया में कहीं शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के निकम्मे पॉलिटिशियंस और इनके क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्र कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये डीप सी माइनिंग कर सके। यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जिसके पास ये ताकत है दुनिया में किसी भी देश को ये परमिशन देने की। हालांकि आज तक किसी भी देश को परमिशन नहीं मिली है डीप सी माइनिंग करने की, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल ये कुछ कंपनियों को परमिशन दे सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है यहां पर अपनी आवाज उठाने की और जनता की ताकत दिखाने की। बहुत सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी आवाज उठाई है डीप सी माइनिंग के खिलाफ। करीब 32 ऐसे देश हैं जो ओपनली कह रहे हैं कि हम डीप सी माइनिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन देशों के नाम आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीन पीस ने एक ये पेटिशन बनाई है दुनिया की सभी सरकारों पर प्रेशर डालने के लिए, स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। इस पेटिशन पर ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, और मैं कहूंगा आप भी जरूर जाकर साइन कीजिए इसे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जैसा इसमें लिखा है, ये एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्रीज ऑलरेडी हर जगह पर बन चुकी थी। जमीन पर हानिकारक माइनिंग की वजह से जंगलों को ऑलरेडी कई जगहों पर काटा जा चुका था, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन डीप सी में अभी तक नहीं हुई है और हम इसे रोक सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में मिलकर एक ये डीप सी कंजर्वेशन कोलिशन भी बनाई हुई है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप और डिटेल में समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर खतरा है। ये सवाल है इन सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने का, जिनकी बात आज हमने वीडियो में करी। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा जरूर कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। इसलिए जरूरी है इन लालची अरबपतियों से लड़ना। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एआई वर्कशॉप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन हाइड्रोथर्मल वेंट्स और डीप सी की बात इस वीडियो में करी गई दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे जीवन की शुरुआत भी वहीं पर हुई थी। लाइफ के ओरिजिन का और डीप सी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जानना चाहते हो कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी, तो बात करी है डिटेल में मैंने इस वाले वीडियो में, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।